हेलो फ्रेंड्स। कल के क्लास में हम लोगों ने फ्रांसीसी और डेनिस को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और मैंने उसमें आपको बताया भी था कि सारा जितना भी फ्रांसीसी कैसे आए, कैसे उन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित की 1664 में। तो कल की क्लास को हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं और रिवाइंड करने के बाद में फिर आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो फ्रांसीसी नेतृत्वकर्ता और जितने भी मेन इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे ना उसके वो सारे क्लियर करने हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कि हम लोगों की जो क्लास रहेगी सारा सीक्वेंस वाइज रहेगी, सारा ही जितना भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेगा, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा वो सारा ही आपका क्लियर होगा। इसलिए थोड़ा सा क्लासेस लंबी जरूर रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो एग्ज़ाम में आ रहा है और आपके पास वो नोट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। सारी चीज़ें आपके पास होंगी। जैसे कि ज़्यादातर यूट्यूब पे क्या होता है कि जो आपको अच्छा लग रहा है वही आप वो लोग पढ़ाते हैं, जिससे कि क्या हो, उनका यूट्यूब का सब्सक्राइबर इंक्रीज हो, लाइक्स अच्छी हों। तो वो सब चीज़ें मैं नहीं करने वाला हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपके पास 100% होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वो आप कर पाओ। तो ठीक है, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था फ्रांसीसी, कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। भारत कब आती है? 1667 में। मतलब ये जो स्थापना हुई है फ्रांस में ही हुई है, 1664 में। भारत आई 1667 में। व्यापारिक केंद्र सबसे पहला सूरत में बनाया 1668 में। द्वितीय व्यापारिक केंद्र, ये प्रथम हो गया। द्वितीय व्यापारिक केंद्र मसूलीपट्टनम में 1669 में। जब 1667 में यहाँ पे आती है तो इसका नेतृत्व करता है कौन? भारत आती है ये कंपनी, फ्रांसिस कैरो नेतृत्व करता रहता है। पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया। तो ये सारी चीज़ें जो थी मैंने आपको कल नोट करवाई थी। और शासक कौन था जिसने ये कंपनी स्थापित की थी? कोलवर्ट, लुई 14वें के वाणिज्य मंत्री। कोलवर्ट ने, ठीक है। तो फ्रांसीसी 1664 में जो कंपनी एस्टेब्लिश हुई, कंपनी दे इंद ओरिएंटलेस। भारत आई 1667 में, नेतृत्व करता फ्रांसिस कैरो था। प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1668 में बनाई। द्वितीय फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 में बनाई। मुख्यालय पांडिचेरी को बनाया। लुई मुख्यालय पांडिचेरी को खरीदा किससे था? पांडिचेरी एक गांव था, उसको शेर खां से खरीदा था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी को इन्होंने पांडिचेरी नामक एक गांव को खरीदा, उसको अपना मुख्यालय बनाया। खरीदा किससे? शेर खां से खरीदा, ठीक है ना। तो ये सारी कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल करवाए थे। आज हमको देखना है कि, और फिर हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसी व्यापारिक जो केंद्र या फैक्ट्रियाँ थी वो किस टाइम में और किस प्लेस पे एस्टेब्लिश हुई, कहाँ पे स्थापित हुई। आज हम लोगों को इनके जो प्रमुख फ्रांसीसी नेतृत्वकर्ता थे उनको नोट करना है, ठीक है ना।
मिनट। तो हेडिंग रहेगी प्रमुख फ्रांसीसी नेतृत्वकर्ता। पॉइंट नंबर 1 डालिए। फ्रांसिस मार्टिन प्रथम महानिदेशक था ये। पॉइंट नंबर 2, ड्यूमा जो था वो प्रथम गवर्नर बन के आया था 1735 में। फ्रांसिस मार्टिन जो था वो प्रथम महानिदेशक बना के भेजा गया था। उसके बाद में ड्यूमा को प्रथम गवर्नर 1735 में बनाकर भेजा गया। इसने जो था ड्यूमा ने, नोट करके नीचे लिख लीजिएगा या ऐसे ही लिख लीजिएगा, भारत में फ्रांसीसी शक्ति व व्यापार का विस्तार किया। जो ड्यूमा प्रथम गवर्नर बनकर 1735 में आया था उसने भारत में फ्रांसीसी शक्ति व व्यापार का विस्तार किया है। ठीक है, उसके बाद में लिखिएगा जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पॉइंट नंबर 3, डुप्ले। इसको सहायक संधि का जन्मदाता ही बोला जाता है। सहायक संधि जो होती है ना, आपको समझाऊंगा मैं कैसे, तो उसका जो जन्मदाता था ना वो डुप्ले था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए पॉइंट नंबर 3, इसको इंपॉर्टेंट लिख के ही नोट करिएगा। डुप्ले इसके समय में पॉइंट नंबर 1 डालिए या ऐसे लिखिए, आंगल। आंगल का मतलब है अंग्रेज, ठीक है ना। आंगल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हुआ। डुप्ले के टाइम में ही आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हुआ। राजनैतिक हस्तक्षेप पूर्ण गतिविधियां प्रारंभ, राजनैतिक हस्तक्षेप पूर्ण गतिविधियां प्रारंभ तथा सहायक संधि जैसे
तथा सहायक संधि जैसे संरक्षणवादी प्रावधानों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। सहायक संधि जैसे संरक्षणवादी प्रावधानों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। डुप्ले के समय में क्या हो रहा है? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हुआ। राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण गतिविधियां मतलब कि राजनीति जो थी उसमें क्या हुआ कि हस्तक्षेप पूर्ण गतिविधियां। हस्तक्षेप का मतलब है कि आपस में लोग राजनीति में आ गए, उतर गए, लड़ने लगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब राजनीतिक पूर्ण हस्तक्षेप गतिविधियां प्रारंभ तथा सहायक संधि जैसे संरक्षणवादी प्रावधानों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसी में देखिएगा 1742 में यह गवर्नर बना। तो ये डुप्ले जो है वो 1742 ईस्वी में गवर्नर बन जाता है। डुइमा जो था वो प्रथम गवर्नर था 1735 में। डुप्ले 1742 ईस्वी में द्वितीय गवर्नर बना। ठीक है, ऊपर वाले को नोट कर लीजिए आप, फिर मैं ऊपर वाले को हटा रहा हूँ। अब लिखिए सहायक संधि के बारे में, नोट करके लिखिए। सहायक संधि, ठीक है ना। सहायक संधि जन्मदाता डुप्ले सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्ले था। पॉइंट नंबर 2, प्रथम बार किस अंग्रेज ने सहायक संधि का प्रस्ताव भारतीय शासक को दिया?
लॉर्ड वेलेस्ली। जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने प्रथम बार जो भारतीय शासक हैं उनको सहायक संधि का प्रस्ताव दिया था। मतलब प्रथम बार किस अंग्रेज ने सहायक संधि का प्रस्ताव भारतीय शासक को दिया, वो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब जो मेन टॉपिक रहेगा हम लोगों को देखना है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को ही कर्नाटक युद्ध कहते हैं। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैंने कल बताया था 1740 से 1748 तक प्रथम आंग्ल संघर्ष होता है, मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, ठीक है ना। अब हम लोग उसको ही पढ़ने वाले हैं। इसके सहायक संधि के जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको नोट करवा दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो हेडिंग रहेगी आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष 1746 से 1763। उसमें क्या होगा कि 63 मैंने इसलिए बोला कि तीनों आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष आपके जो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तीनों ही कवर होंगे। तो उसमें क्या आप हेडिंग डालेंगे? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। इसकी पृष्ठभूमि पहले समझ लीजिए कि आंग्ल आंग्ल जो फ्रांसीसी संघर्ष हो रहा है उसका कारण क्या था। मैंने कल आपको बताया था भी कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विरुद्ध यूरोप में ये लड़ाई चल रही थी, ठीक है ना। उसका ही परिणाम था प्रथम कर्नाटक युद्ध। मतलब कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो भारत में हुआ है तो उसका जो वो यहाँ पे क्यों हो रहा है, तो उसका जो कारण और था ना वो क्या था, वहाँ जो था यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा था वहाँ वो जन्म हुआ था उसका, ठीक है ना। उस युद्ध का या उस लड़ाई का वहाँ पे जन्म हुआ था, लेकिन उसका जो परिणाम निकलता है ना वो यहाँ पे आके निकलता है। कहने का उसी का ही परिणाम था आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, ठीक है ना। अंग्रेजों और फ्रांस में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विरुद्ध युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग उसके कारण और पृष्ठभूमि को देखते हैं। पहले तो आप मैप बना लीजिएगा साइड में। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आता है, सॉरी थोड़ा सा। ठीक है, समझने के लिए देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे उस समय मुगल का शासन था, ठीक है, दिल्ली में। कौन था मुगल शासक? मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 1748। मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। टाइम पीरियड था 1719 से 48, ठीक। ये आपका है
कर्नाटक। ठीक, यहाँ पे फ्रांसीसी थे, ये हैदराबाद, और ये थे अंग्रेज। हैदराबाद का जो प्रधान था वो था चिनकिलिच खां। ठीक, हैदराबाद का जो प्रधान था वो कौन था? चिनकिलिच खां। ये आपका कर्नाटक था, ये यहाँ पे फ्रांसीसी, ये हैदराबाद। एक मिनट में थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ। पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ सारा ही। ये हैदराबाद है, यहीं पे अंग्रेज है। अंग्रेज, ठीक है ना। अब क्या होता है कि निजाम, जो हैदराबाद का प्रधान था, ठीक है ना, चिनक्रेज का, उसकी उपाधि थी आसफ जहाँ निजाम। पहले तो आप नोट करिए। अभी आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें, मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ, उसको आप समझते चलिए। सारी चीज़ें, सारा ही कॉन्सेप्ट आपको आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, पूरा ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चिनक्रेज खां, इसकी उपाधि थी आसफ जहाँ निजाम।
ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि कर्नाटक ये है, ये फ्रांसीसी है, ये हैदराबाद, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो अंग्रेज हैं। हैदराबाद का प्रधान कौन है? चिनखिलेज खां, ठीक है। ये मुगल शासक, जो दिल्ली में शासन है वो मुगल साम्राज्य स्थापित है, और वहाँ पे शासन कर रहा है मोहम्मद शाह रंगीला। इसका टाइम पीरियड है 1719 से 1748। मैं फिर से नोट करवा दे रहा हूँ, 1719 से 1748, ठीक है। अब समझिए, निजाम जो है निजाम के दो संतानें, एक उसकी पुत्री थी और एक उसका पुत्र था, ठीक है ना। जो हैदराबाद का प्रधान था चिनकरेज खां, तो उसकी जो उपाधि थी आसफ शाह निजाम। तो निजाम या चिनकरेज खां का एक पुत्र था और एक पुत्री थी। तो पुत्री का पुत्र, ठीक, पुत्री का पुत्र कौन था? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग, और इसका पुत्र था नासिर जंग, ठीक। तो निजाम का जो पुत्र था वो नासिर जंग था, और उसकी पुत्री का पुत्र था मुजफ्फर जंग। तो इनके ही, इन दोनों के बीच में ही पहले तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, ठीक। इसको मैं हटा के ऊपर थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि नीचे स्पेस कम है, समझा नहीं पाऊंगा सही से। निजाम, पुत्री का पुत्र, और ये इसका पुत्र, ठीक है। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। निजाम का जो पुत्र है वो है नासिर जंग, और उसकी पुत्री का पुत्र है मुजफ्फर जंग। तो इनके बीच में ही उत्तराधिकार का युद्ध होता है, या उत्तराधिकार का विवाद हो जाता है, ठीक है ना। उत्तराधिकार का विवाद। अब नासिर जंग का सहयोग कर रहे हैं अंग्रेज। अंग्रेज प्लस मोहम्मद अली, ऐसे लिखिए। ठीक है। और मुजफ्फर जंग जो है ना, उसका फ्रांसीसी कर रहे हैं। और फ्रांसीसी में कौन है? मैंने आपको बताया था डुप्ले, जो सहायक संधि का जन्मदाता था वो, यानी कि नासिर जंग है जो, उसकी तरफ से अंग्रेज और मोहम्मद अली लड़ रहे हैं, ठीक है ना। उसका सहयोग कर रहे हैं। मुजफ्फर जंग जो है उसकी निजाम की पुत्री का पुत्र है, उसका सहयोग कौन कर रहा है? फ्रांसीसी कर रहे हैं, फ्रांसीसी और चांदा साहब।
प्लस ठीक है। और नासिर जंग का एक भाई भी है सलार जंग, इसको भी नोट कर लीजिए कहीं पे। इसके साथ में कौन है, फ्रांसीसी। तो आप देखिए क्या हो रहा है, निजाम जो हैदराबाद का प्रधान है, यानी कि चिनकरेज खान जो हैदराबाद का प्रधान है, उसके पुत्र जो है नासिर जंग, नासिर उसकी पुत्री का पुत्र है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में उत्तराधिकार का विवाद होता है, ठीक है ना। नासिर जंग का एक भाई है सलार जंग, जिसका सहयोग कर रहे हैं फ्रांसीसी, ठीक है ना। मतलब इसके भाई का जो सहयोग कर रहे हैं वो फ्रांसीसी कर रहे हैं, लेकिन इसके पुत्री का पुत्र जो है मुजफ्फर जंग, उसका भी सहयोग फ्रांसीसी प्लस चांदा साहब कर रहे हैं। और नासिर जंग जो है उसका जो मेन सहयोग है ना, ये तो उसका भाई है और ये फ्रांसीसियों के साथ में है, लेकिन इसका जो नासिर जंग का सहयोग जो है वो अंग्रेज प्लस मोहम्मद अली कर रहे हैं। मतलब कि अंग्रेज एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ फ्रांसीसी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में ये जो चांदा साहब है ना, ये सादत उल्ला खां जिसका पुत्र है दोस्त अली, वो इन दोनों सादत अली खां का जो दामाद है ना, वो है चांदा साहब, ठीक है। अभी मैं आपको समझा दूंगा कौन कौन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, उसके आगे मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि स्पेस कम है, इस वजह से सारा कुछ इस पर नोट नहीं हो सकता एक बार में, तो थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा के आगे का बताता हूँ आपको। ये तो हैदराबाद का हो गया, ठीक है ना। ये सारा किस्सा हैदराबाद का हो गया। अब आपको समझना होगा कर्नाटक, ठीक है ना। कर्नाटक जो कर्नाटक का संस्थापक वहाँ पे उस समय है सादत अली खां, ठीक है ना। और उसके उसका जो दामाद है वो है चांदा साहब। समझिए आप, मैंने बताया है ये हैदराबाद है, हैदराबाद का निजाम वहाँ का प्रधान है, ठीक है ना। कर्नाटक कर्नाटक का संस्थापक जो है उस समय प्रेजेंट टाइम शासक है, कुछ भी कह सकते हैं आप, वो जो है वो सादत अली खां है। सादत अली खां जो है उसका जो दामाद है, ठीक है ना, वो है चांदा साहब, जो किसके साथ में है, मुजफ्फर जंग के साथ में। मतलब इनकी जो निजाम की जो पुत्री का पुत्र है मुजफ्फर जंग, उसके साथ में फ्रांसीसी प्लस चांदा साहब है। और चांदा साहब किसका दामाद है, कर्नाटक के सादत अली खां का दामाद है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ इतने को। अब आगे हम लोग कर्नाटक के बारे में, ये हैदराबाद का आपने देख लिया पूरा, अब कर्नाटक का समझ लीजिए एक बार, फिर आगे जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो बताऊंगा। ठीक है, हम लोगों ने हैदराबाद को क्लियर कर लिया था कि वहाँ पे कौन शासन है, कौन किसके बीच में युद्ध हो रहा है, किसके बीच में उत्तराधिकारी का विवाद है, ठीक है ना। अब हमको देखना है कर्नाटक, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को ही प्रथम कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए। इसका पुत्र है दोस्त अली और दामाद है चांदा साहब। मैंने आपको बताया कि चांदा साहब किसके संग में था, मुजफ्फर जंग, जो मुजफ्फर जंग हैदराबाद के
प्रधान निजाम की पुत्री का जो पुत्र था मुजफ्फर जंग, उसका सहयोग कर रहा था चांदा साहब। ये किसका दामाद था? सादत अली खान, जो कर्नाटक का संस्थापक था। ठीक है ना। अब समझिए, ये दोनों ही चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। तो होता क्या है कि इन पर, ठीक है ना, इन पर जो वो हो रहा, उत्तराधिकारी का विवाद चल रहा है ना, इन पर मराठों का हमला होता है। ठीक है ना। कर्नाटक में मराठों का हमला होता है, जिसमें सादत अली खान और उसका पुत्र दोस्त अली, उसका पुत्र है दोस्त अली, ये मारा जाता है और चांदा साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है ना। अब आगे मैं आपको नोट करवाता जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा। इतना आप नोट कर लीजिए, उसके आगे हम लोग नोट करते हैं। ठीक है। तो इसको अब हटा दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, कर्नाटक वाले में। ठीक है ना, जहाँ पे आपने कर्नाटक डाला था वहीं पे लिखिए, इन पर मराठों का हमला हुआ, इन पर मराठों का हमला हुआ जिसमें इन पर कर्नाटक में क्या होता है कि सादत अली खां और उसका पुत्र दोस्त अली, इन लोगों पे क्या होता है? हमला होता है। ठीक है ना। किसका हमला होता है? फ्रांसीसी और ये जो लोग हैं ना, ये लोग हमला करते हैं। इसमें क्या होता है कि, अब समझिए आप, सादत अली खां और उसका पुत्र जो है दोस्त अली मारा जाता है। अभी आप प्रथम कर्नाटक युद्ध को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये आपकी पृष्ठभूमि चल रही है कि कैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये मत डालिएगा मैंने अभी ये नहीं लिखवाया, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष ही लिखवाया सिर्फ, और मैंने अभी प्रथम कर्नाटक युद्ध का बारे में कुछ भी आपको नहीं बताया। ठीक है ना। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इसका कारण और पृष्ठभूमि ही समझ रहे हैं। और मराठे चांदा साहब को गिरफ्तार, इन पर मराठों का हमला हुआ जिसमें सादत अली खान, मराठों का तो मतलब मराठे जो होते हैं ना, सादत अली खान और उसका पुत्र दोस्त अली को मार देते हैं और चांदा साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? इन पर मराठों का हमला हुआ जिसमें सादत अली खान और उसका पुत्र दोस्त अली मारा जाता है और मराठे चांदा साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 2 डालिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, हैदराबाद और इधर कर्नाटक था। तो क्या होता है कि जब मराठों का हमला इन पे होता है तो उस पर कर्नाटक पे क्या होता है कि हैदराबाद का जो प्रधान है निजाम, ठीक है ना, चिनक्रिश खां, वो कर्नाटक पे अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है ना। उसके आगे अब समझिए क्या होता है।
कर्नाटक के नवीन नवाब निजाम, मतलब कि निजाम ने क्या हुआ यहाँ पे अपना अधिकार कर लिया, ठीक है ना, के समर्थन से अनवरुद्दीन को वहाँ का शासक बना दिया जाता है, ठीक है। और जो मैंने बताया था आपको मोहम्मद अली, ठीक है ना, मोहम्मद अली जो अंग्रेज़ों के साथ में था, नासिर जंग जो उसका पुत्र था निज़ाम का, ठीक है ना, निज़ाम का जो पुत्र था उसका जो सहयोग कर रहा था मोहम्मद अली, वो इसी अनवरुद्दीन का पुत्र था, ठीक है ना, तो नोट भी कर लीजिएगा यहाँ पे, अनवरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली। जिसने निज़ाम के पुत्र का सहयोग किया था, ठीक है ना, एक तो पुत्री का पुत्र था, एक पुत्र था ये, तो पुत्री का पुत्र मुजफ्फर जंग था और निज़ाम का जो पुत्र था नासिर जंग, उसका सहयोग अंग्रेज और प्लस मोहम्मद अली ने किया था। मोहम्मद अली किसका पुत्र था? अनवरुद्दीन का पुत्र था, ठीक है ना। अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवीन निज़ाम जो बनाया गया के समर्थन से अनवरुद्दीन को वहाँ का शासक बना दिया गया। अनवरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली, ठीक। तो ऊपर वाले को मैं हटा दे रहा हूँ। नोट कर लीजिए आप पहले, पॉइंट नंबर 3 डालिए। इस युद्ध अब आप समझिए, आप देख रहे हैं कि एक तरफ अंग्रेज सहयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके पुत्र को, और उसके पुत्री के पुत्र को कौन सहयोग कर रहा है? उसके पुत्री के पुत्र को सहयोग कर रहे हैं फ्रांसीसी। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उनके बीच में व्यापारिक प्रतिबंधता है, आंग्ल और फ्रांसीसी, अंग्रेजों फ्रांसीसी के बीच में क्या है? आंग्ल प्रतिबंधता, जिसको वो समर्थन कर रहे हैं, और जो भी उत्तराधिकार अपना जमा लेगा उसका आधिपत्य है, उसका व्यापार वाणिज्य अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इधर क्या हो रहा है कि अंग्रेज नासिर जंग का सहयोग कर रहे हैं, फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग का सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखे युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी का कारण था का कारण था अंग्रेजों व इस युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी का कारण था अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधता, ठीक है ना। तो क्या था? इस युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी का कारण था अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधता, मतलब व्यापार वाणिज्य के बीच में उनकी व्यापारिक प्रतिबंधता थी, ठीक है ना, यह संघर्ष था। तो अब आपको समझ में आ गया होगी कैसे पृष्ठभूमि बनती है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की, ठीक है। तो अब हम लोग कल जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध देखेंगे। पृष्ठभूमि आपके समझ में आ गई होगी, हैदराबाद था और इधर कर्नाटक था, ठीक है ना। कर्नाटक
का जो संस्थापक था सादत अली खां था, और हैदराबाद का प्रधान जो था वो चिनकलिश खां था। ठीक है ना, चिनकलिश खां का जो पुत्र था वो नासिर जंग था। ठीक है ना, चिनकलिश खां यानी कि निज़ाम, उसकी जो उपाधि थी वो निज़ाम थी। निज़ाम का जो पुत्र था वो नासिर जंग था। नासिर जंग का सहयोग जो थे वो अंग्रेज कर रहे थे। ठीक है, उनके नासिर जंग और मुजफ्फर जंग जो उसकी निज़ाम का पुत्री का पुत्र था उसका जो सहयोग था फ्रांसीसी कर रहे थे। अब होता क्या, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में क्या होता है, उत्तराधिकार का विवाद चल रहा होता है। तो उत्तराधिकार के विवाद में एक तरफ नासिर जंग का जो समर्थन करते हैं वो अंग्रेज और प्लस मोहम्मद अली, ठीक है ना, मोहम्मद अली करता है, और जो मुजफ्फर जंग है उसका जो सहयोग है वो फ्रांसीसी करते हैं प्लस चांदा साहब। ठीक है ना, फिर कर्नाटक का जो नवाब है सादत अली खां, उस पर मराठों का हमला होता है। ठीक है ना, तो मराठे को जब हमला होता है तो सादत अली खां और उसका पुत्र दोस्त अली वो मारे जाते हैं। उनके मारे जाने के बाद में चांदा साहब जो होता है ना उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि गिरफ्तार करने के बाद में उनको चांदा साहब को लिए जाया जाता है साथ में। अब क्या होता है कि कर्नाटक का जो नवीन नवाब है वो निज़ाम को बना दिया जाता है, और निज़ाम के ही समर्थन से अनवरुद्दीन को वहाँ का शासक बना दिया जाता है, और अनवरुद्दीन का ही जो पुत्र था वो था मोहम्मद अली जो नासिर जंग का सहयोग कर रहा था। फिर क्या होता है, हाँ फिर आप समझिए इस युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी का कारण था, अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक प्रतिबंध था। ठीक है ना, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हो रहा है युद्ध, मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में क्यों संघर्ष हो रहा है। ठीक है, तो इसको प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों बोलते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों को देखना है घटनाक्रम का प्रथम चरण। या थोड़ा सा और मैं आज प्रथम चरण इसका करवा ही देता हूँ। ठीक है, आप नोट करिए। अब आपकी हेडिंग रहेगी प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए, प्रथम चरण के दौरान, मतलब प्रथम जो अभियान हो रहा है ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध हो रहा है, उसके दौरान क्या होता है, इनका संघर्ष होता है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का, और उसके बाद में इनकी एक एक्स लाप सापेल की संधि होती है। ठीक है ना, अब एक्स ला सापेल की संधि क्यों होती है, मैंने आपको बताया था फ्रांस और यूरोप में क्या हो रहा था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी, वहाँ पर वो लड़ाई समाप्त होती है। इसीलिए भारत में भी क्या होता है कि ये लोग आपस में संधि कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रांस और यूरोप में जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विरुद्ध युद्ध चल रहा था उसमें वहाँ पे वो युद्ध समाप्त हो जाता है। उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पे भारत में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हो रहा था उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक एक्स ला सापेल की संधि हो जाती है। तो आप पॉइंट नंबर 1 में लिखिए, प्रथम चरण के दौरान एक्स ला सापेल की संधि हुई। एक्स ला सापेल की संधि हुई।
पॉइंट नंबर 2 में लिखिए, इस युद्ध को सैंथोमे का युद्ध कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको बस इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो यही थे। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हो रहा था। आप चाहो तो नोट कर लीजिए किसके बीच में। फ्रांसीसी। ठीक है ना, बस वो ही मैंने आपको समझा दिया। और इसका जो समाप्ति होती है, युद्ध जो होता है ना, वो युद्ध समाप्त कैसे होता है, जो फ्रांस और यूरोप में जो युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विरुद्ध, उस वहाँ पे वो युद्ध जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो उनकी वहाँ पे संधि होती है, उसी के परिणाम स्वरूप भारत में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पे संधि हो जाती है। मतलब कि वो युद्ध नहीं होता है, युद्ध जो चल रहा था वो खत्म हो जाता है और उसकी क्या होता है कि संधि हो जाती है। तो उस संधि को नाम दिया जाता है एक्स ला सापेल की संधि हुई। ठीक है ना, इस युद्ध को सैंथोमे का युद्ध कहते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है ना। तो और हम लोग अब जो कल की क्लास में देखेंगे द्वितीय अभियान, मतलब द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। और अगर टाइम रहता है तो आंग्ल पुर्तगाली संघर्ष भी देखेंगे, अंग्रेजों और पुर्तगालियों का संघर्ष। तो ठीक है, आज की क्लास इतनी रहेगी। थैंक यू। और आप लोग जो थोड़ा सा देखिए क्लास को, तो कंटिन्यू देखिए, क्योंकि एक क्लास को देखने से आपके समझ में नहीं आने वाला है कुछ भी कॉन्सेप्ट। जब धीरे धीरे आप सारी क्लासेस को शुरुआत से स्टार्ट कीजिए, और जब देखेंगे धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की भी। ठीक है, थैंक यू।